मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी को शत शत नमन। इस 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल के सत्र का सार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूर्णिमा दीदी को। सभी को नमस्ते। बाबा गुरु जी को नमन करते हुए कल का मैं सारांश रखने की कोशिश करती हूँ। मूल्य हमें स्वयं में स्पष्ट होना है और संवेदना से निकलकर चित्त शुद्धि पर कार्य करना है और श्रेष्ठता की पहचान हमें करनी है। इस बात हुई कि वात्सल्य मूल्य पे और सहजता पे चर्चा हुई थी कि परिवार के बड़ों में वात्सल्य मूल्य दिखता है। जैसी परिभाषा है कि अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण वात्सल्य है। तो बड़ों को तृप्ति मिलती है। इसका स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सब में स्पष्ट होगा। अभ्युदय अर्थात सर्वोत्तम समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण होना। तो आज की संतान कल का अभिभावक है, उनमें यदि परंपरा से अवधारणा या अभ्युदय का अंतरण होता है तो बहुत अच्छे अभिभावक बनेंगे। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के 4 आयामों से और समाज के 5 आयामों में हर संतान पारंगत है। शिक्षा संस्कार जैसे एक आयाम है समाज का। हमारी संतान अगर पारंगत है तो कल वह से आगे पीढ़ी को अंतरित कराने में पारंगत हो जाएगी। अब समझदारी अगर नहीं तो एक रिक्तता महसूस होती है, खालीपन। तो समझदार होने की रिक्तता भरने से वात्सल्य भाव आता है। तो हम शिक्षित भी हों समझदार भी हों तो वात्सल्य भाव भर सकता है। हम कुशल होते हैं समाधानित होते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य संयम का आयाम अगर देखें तो कभी कभी स्वास्थ्य तो सभी का अव्यवस्थित होता है, तो कैसे उसको ठीक करना है तो इसको हम सीखते हैं परंपरा से। अगर ये मिलने लगे तो स्वास्थ्य स्वयं की पूर्णता होगी। इसी प्रकार हर आयाम में हम देख सकते हैं। तो आने वाली पीढ़ी में अगर ये दिखता है तो हम वात्सल्य भाव से बने हैं। माता पिता में वात्सल्य भाव समझना। फिर बात हुई थी सहजता के, तो जैसा परिभाषा है यथास्थिति सहज स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में स्वावलंबन, निरंतरता प्रमाण। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आज क्या है, उत्पादन में स्वावलंबन में, उत्पादन भी नहीं बल्कि पैसा कमाने में, आजीविका कमाने में हम आज की शिक्षा भी और हम सबका उधर ही ध्यान है। बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाए, स्वयं में विश्वास आ जाए तो हमारा ध्यान नहीं, क्योंकि हमको खुद भी विश्वास नहीं अपने ऊपर। तो फिर सहजता की बात हुई थी। अभिभावकों को स्वयं में विश्वास माँ पिता स्रोत के रूप में सहकारिता सहयोग बना रहा है अगर विश्वास के साथ। तो सहजता के क्या 3 पार्ट में देखती है कि सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना, समझे हुए को समझाना। तो ये करते हैं तो सहज होते हैं। समझाने में सहज कब होंगे? जब हमें जीवन ज्ञान होगा, असली दर्शन ज्ञान होगा, वामान पिता पूर्ण आचरण ज्ञान होगा तो हम सहज होंगे, अन्यथा असहज रहते हैं। कैसे? हमने कुछ सीखा है उसको सिखा नहीं पाती है। सहजता की चौखट क्या है? सर्वोत्तम के समाधान। इसके अर्थ में ही हम सहज होंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि संवेदनाओं के निर्वाह को तो सीख लिए मगर उसके सिखाने में असहज तो होते ही हैं। फिर जो नहीं किया है, आज माता पिता में असहजता है। स्किल्स में समझ देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं माता पिता क्या काम करते हैं। तो कुछ भी सीखने की बचपन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको एक आयु रहती है इसकी
तो जो हम सीखे हैं उसको सिखा सकते हैं, उसको हमने करा है उसको करा सकते हैं। बचपन में जो सीखा हुआ क्या, जो परिवार के काम आए, ऐसा हमें सिखाना है, तो हम सहज होते हैं। फिर समझे हुए को समझाना वाली बात आई। तो 5 सद्गुण ये जो है, ये हर अभिभावक में होना चाहिए। फिर स्वयं में विश्वास की बात हुई कि जैसे अभी जो शिविर हुआ उसमें हर बच्चे ने 15 पेज का अपनी क्या क्या लर्निंग हुई वो दिया। हर एक्टिविटी पे क्या उनकी एक्सेप्टेंस थी, उनका नजरिया क्या था, उनका असेसमेंट क्या था, ये उन्होंने कहा, बताया। तो वहां पे हर बच्चा जो है बात करने में सहज थे बच्चे। और आज के बच्चे जो हैं तर्क से तो आगे हैं, शैक्षिक तरीके से तो आवेशी होगा, सिखाते समय अनियंत्रित हो जाते हैं हम भी, अपनी ही संतान के साथ असहाय हो जाते हैं, दूरियां नजर आती हैं, सब दिखता है मगर कुछ कर नहीं सकते। असहज होकर वात्सल्यहीन होने से हमें प्रशिक्षित तो होने की आवश्यकता है। जैसे मनोरंजन की बात कितना ही कर ले मगर बच्चे सुखी नहीं होते। संग्रह सुविधा की चर्चा, मोबाइल कार की चर्चा से कोई पोषण संरक्षण तो होता नहीं है। अभी समझ में नहीं आता है कौन माता पिता है, हमें या बच्चे हैं। बस मजा आता है मगर बाद में तनाव ही आता है इससे। अच्छे अच्छे सामान भोग की चर्चा वात्सल भाव का लक्षण नहीं है, तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। फिर दूसरा, श्रेष्ठता की पहचान। हम परिवार में किसे श्रेष्ठ माने, रोल मॉडल तो कोई हो, तो बच्चे से किसी अन्य बच्चे की अच्छाई की चर्चा करें। अभी श्रेष्ठता की पहचान का संकट तो है ही। बच्चों के मित्रों का ध्यान रखें, अपने परिवार में श्रेष्ठता के धनी लोगों को बुलाएं। जैसे जन्मदिन पर कौन क्या गिफ्ट दिया, अभी इस पर ध्यान है, यह श्रेष्ठता का सम्मान नहीं है, पुनर्विचार करें। हम श्रेष्ठ होने का प्रयास करें, कौन से बच्चे गुणी हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम श्रेष्ठता का सम्मान करें। फिर प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। प्रतिभा मतलब वास्तविकता, और व्यक्तित्व आहार विहार व्यवहार। तो वास्तविकता को समझ पाने की क्षमता हमें डेवलप हो। हर माता पिता अपने बच्चे की प्रतिभा पहचान उसके अनुरूप उसका व्यक्तित्व तैयार कर पाए। फिर था व्यवहार में सामाजिक। व्यवहार में सामाजिक होते तो हम सहज होते हैं। हर बच्चे को हम स्वधन समझा पाए, सदन की अवधारणा से अवगत कराएं, स्व नारी स्व पुरुष विवाह संबंध की मर्यादा की बात करें, दयापूर्ण कार्य व्यवहार पर उनका ध्यान दिलाएं। फिर उत्पादन में स्वावलंबन, तो परिवार में आजीविका का स्रोत बना रहे तो हम सहज होते हैं। अभी आजीविका पहले क्रम में आ गई है, नौकरी या व्यापार, दोनों में ही असहज होते हैं। सूखापन अभाव दिखाई देता है, असहज होते हैं। तो माता पिता का सहज होकर वात्सल भाव का निर्वाह निर्वाह होता है। असहज होना पोषण शरीर का भी नहीं होता, असहज होकर हम शरीर का भी पोषण नहीं कर पाते। तो स्वयं में विश्वास नहीं तो कोई पोषण संरक्षण का भाव नहीं होता। संवेदना के नियंत्रण पर हम काम करें, हमें देखना होगा कि क्या हम सहज हो पाते हैं बच्चों के साथ। हमारा ध्यान सदैव श्रेष्ठता के सम्मान पर रहे, प्रतिभा व व्यक्तित्व में संतुलन बना रहे, व्यवहार में सामाजिक हो, उत्पादन में स्वावलंबी होकर ही हम सहज हो पाते हैं। तो टेका वे मैसेज यही था कि हर अध्ययनार्थी में वात्सल भाव आए। प्रौढ़ मानव में ये दिखता है, तो ज्यादातर बड़ी संतान जैसे होती है घर की, तो वो एक अभिभावक जैसे ही कार्य करने लगते हैं। अब ये बस वस्तु उन्हें शिक्षा से मिल जाए, संस्कार मिले, तो अन्य छोटों में समाधान समृद्धि अंतरित कर पाएंगे। बस भैया मेरी तरफ से यही था जो मैं समझ पाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कोई प्रश्न किसी के मन में आया हो 2-3 दिन इस सप्ताह से तो उसको ले सकते, या फिर हम आगे ममता मूल्य की तरफ बढ़ सकते। कोई प्रश्न होगा तो हम कर सकेंगे। नमस्ते भैया जी। जी जी दीदी। जैसे आप
आपने कल का भी बहुत सुंदर बताया, और दिन भी आप बता रहे हैं। तो जैसे आप 2016 से दिल्ली गवर्नमेंट की टीचर्स को अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं 2016 से। तब भी आप बोलते थे एक कार्यक्रम होना चाहिए, अभी भी आप बोलते हो एक कार्यक्रम होना चाहिए, और आपने अपना बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया है। एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसमें मेरी क्लैरिटी नहीं बनती भैया जी कि कार्यक्रम मतलब हम कैसे बनाए। जैसे अब यहाँ पर मैं अपना देखती हूँ अपने आसपास का वातावरण, कोशिश करती हूँ मैं थोड़ी सी बात करने की। अभी जैसे कल भी बुलाया था, तो मतलब बात करने के लिए बड़ा मुश्किल सा, मुझे संघर्ष सा एक लगता है। अब जैसे आपने उस दिन बताया था, तो हमारे एक संबंधी है, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा योगेश भैया कह रहे थे कि मन डेजर्ट हो गए हैं, बहुत रूखापन है बहुत। तो वो बोली दीदी वो इसलिए है ना कि कोरोना का इंजेक्शन लगा है, तो उससे सबके मन बहुत रूखे रूखे हो गए हैं, उस इंजेक्शन का इफेक्ट है। मतलब तो एक कार्यक्रम हम जैसे जहां पर हैं अपनी अपनी जगह पर, और सब इतने मनोयोग से लगे हुए हैं, और फिर आपने कल बताया कि समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना। तो अब हम किसको समझाएं और कैसे समझाएं? तो इसको थोड़ा सा भैया जी आप कार्यक्रम का बताइए। थैंक यू। आप तो काफी समय से 2016 से बोल रहे हैं कार्यक्रम हो कार्यक्रम हो, पर कैसे करें वो आप बताइए भैया जी थोड़ा। बढ़िया बढ़िया दीदी। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, और मुझे लगता है कि कार्यक्रम के बारे में हम सबके मन में आवश्यकता जगना, ये एक बहुत सुखद संकेत है। हम बोलते तो हैं कि हमारा कार्यक्रम हो, या हम कोई कार्यक्रम को निश्चित करें, परंतु कार्यक्रम की स्पष्टता, जिसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि कार्यक्रम की अवधारणा, कार्यक्रम का आधार, ये भी मेरे अनुसार जैसे जैसे हमारा समझने की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे कार्यक्रम के लिए हमारे में वेदनाएं होने लगती हैं। इन वेदनाओं को पीड़ा के रूप में पहचाना जा सकता है, क्योंकि अब सभी वरिष्ठ बंधु भगिनी इसमें हैं, और जीवन क्रियाओं के बारे में हमें सूचना है। तो इस सूचना के आधार पर हम कार्यक्रम की समझ बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम कार्यक्रम को समझ पाए। तो कार्यक्रम की जो आवश्यकता है, उसके मूल में प्रत्येक व्यक्ति में पीड़ा एक स्थिति है। ये ये जो पीड़ा है, दो प्रकार की है। एक है, जैसा अभी आपने उदाहरण कोट किया, वो आवेशात्मक पीड़ा है। जैसे यदि यही एग्जाम्पल को विश्लेषण करना हो, तो कि कोरोना महामारी आई और उससे एक भय व्याप्त हो गया समाज में, और उस भय से हम आवेशित हो गए, और उन आवेशों में कई प्रकार की उपाय योजनाएं हुई। उनमें ये एक कोई मेडिसिन, या अनेक प्रकार की दवाइयां, या उसमें अभी तो जो वैक्सीन मिला, और ये सब भय से जितने शरीर में कुछ 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 चला गया, स्वाभाविक है उन सब का असर मेधस तंत्र पर हुआ होगा।
तो जैसे शरीर में सुस्ती आना और उसके कई प्रकार का प्रभाव देखा गया है वैक्सीन का, और ये तो अभी अननोन है। तो भय व्याप्त मानसिकता में, आवेशों में ये कुछ उपाय योजनाएं हुई और उसके प्रभाव मेधस तंत्र तक भी देखे गए। परंतु भय को हम लोकेट नहीं कर पाए। तो भय जीवन में 4 प्रकार के भय जिसको एड्रेस करना होता है। जैसे प्राण भय है, मान भय है, धन भय है और पद भय। और भय पर काम नहीं होने से जो आवेशों की श्रृंखला है वो एक के बाद एक के बाद एक बनी रहती है, और उससे जो उपजे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों से भय के अलावा निष्कर्ष रूप में कुछ आ नहीं रहा। तो आवेशित होना तो एक आवेशजन्य पीड़ा है। एक और पीड़ा है जिसे जीवन में हम बुद्धि में सही नहीं पहुंच पाने की पीड़ा है। उसको जिज्ञासात्मक पीड़ा कहते हैं। तो बुद्धि में सही ना पहुंच पाने के कारण जो जिज्ञासात्मक पीड़ाएं आती हैं, उन पीड़ाओं के निराकरण के लिए कार्यक्रम आवश्यक है। इसलिए अब ये जो कार्यक्रम है उसकी श्रृंखला है। कैसे? कार्यक्रम और लक्ष्य, इनमें एक संगीत चाहिए, साम्यता चाहिए। लक्ष्य कुछ और है और हमारे कार्यक्रम कुछ और हैं। अभी उदाहरण के लिए आपको कुछ शेयर करता हूं कि ये कैसे हम समझ सकते हैं। जैसे इसीलिए हमें हमारा जो पूर्वाभ्यास है उस पर काफी अच्छी पकड़ होना है। हम सभी का पूर्वाभ्यास है हम सभी परिवारों में और संबंधों में जीते हैं। संबंधों में अपेक्षाएं होती हैं। परिवार में, पड़ोसी, जहां अभी हम लोग काम करते हैं उस जगह पर, नौकरी, व्यापार, जाति, धर्म, ये सभी जहां जहां से हमको संबंधों का इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, बचपन से लेकर अभी तक हम संबंधों का फैलाव देखते हैं। अब इन सभी संबंधियों में इतने वर्षों के पूर्वाभ्यास से हमारा एक बिहेवियर, व्यवहार का एक पैटर्न बना हुआ है, और उस पैटर्न का हमें हो गया है अभ्यास। अब उस पैटर्न की जो मुख्य पीड़ा है वो है हम क्यों जी रहे हैं, यह प्रश्न न आना। ये प्रश्न काफी डीप चला गया कि हम क्यों जी रहे। तो कार्यक्रम क्यों जी रहे हैं इस पर्पस से निकलते हैं।
और उस कार्यक्रम का जो सघनता है, यानी जो जुड़ाव है कार्यक्रमों का, वो सार्वभौम की कसौटी पर है, क्योंकि क्यों जीने का उत्तर एक ही है और वो सभी के लिए समान है। और अभी कार्यक्रमों की जो विविधता है, उसमें क्यों जीने वाला उत्तर का प्रयास हमारे संबंधियों में नहीं है। इसलिए कार्यक्रम की विविधता से सुख भासता भी रहता है, ये भी एक सूक्ष्म मुद्दा है। जैसे थोड़ी देर के लिए हमारे कोई संबंधी घर में आ जाते हैं, अच्छा, उसमें ये बात है कि पसंदीदा आना होगा या जिन्हें हम पसंद करते हैं। अगर पसंदीदा संबंधी हमारे में आ गया तो कितने कितने प्रकार के हमारे आवेशित चित्कार आते हैं, हाई बाई, आपको पता नहीं जो भी चलता है। और उन क्षणों में सुख भासता है, हमें अच्छा लगता है। और इस प्रकार हम सभी चाहते हैं कि भाई सुखी होना है, तो फिर हम पसंदीदा संबंधों का एक हमारे मन में चलता रहता है, चॉइस। तो इतने अभ्यास से फिर निकला क्या इससे? क्यों जीने का उत्तर तो इस प्रकार से नहीं निकलता, इसको कहते हैं, अच्छा, ये जो हंसना है संबंधी पसंदीदा संबंधियों के साथ जो भी हमें होता है, वो सब शरीर से प्रकट होता है। वो जो संवेदनाएं हैं, जैसे हमारे संबंधी हमें कुछ शब्द से कहते हैं, हम कुछ संबंधियों को शब्द से रेसिप्रोकेट करते हैं, तो शब्दों शब्दों में हमारा पहचान व्यक्त होता है। और उससे हमें शब्द से, यानी बोलने से कुछ भासता है, उसको अपन सुख कहते हैं। तो ये संवेदनाएं प्रकट होती हैं, जिसको हम सुख मान रहे हैं। और यह इतना गतिमान है आज कि ये संबंधी और सामान ये मिक्स हो गया। तो संबंधी नहीं है तो सामान है इस प्रकार की संवेदना के लिए, यानी सुविधाएं। तो इससे उत्पन्न जो संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं से सुख भासता है। इसमें ध्यान रखने का मुद्दा है शरीर। अब जैसा वो जो बहन जी आपको बता रही थी, धीरे धीरे ये जो संवेदनाएं शरीर से आती हैं, उनकी जो रिसेप्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो संवेदनाएं धीमी हो जाना, इसको सूखापन नहीं कह रहे। जो सूखापन है वो क्यों जीने के उत्तर ना मिल पाने का सूखापन है। अच्छा, ऐसा क्यों जीने के उत्तर के साथ कोई जीने का विकल्प आज की डेट में नहीं है किसी के पास। तो अब रास्ता क्या? तो यदि हमें समझ में आ रहा है कि क्यों जीने के उत्तर के साथ यदि कार्यक्रम है, तो ऐसे कार्यक्रमों में लक्ष्य के साथ संगीतमयता है। जैसे लक्ष्य है सुखी होना, लक्ष्य है समझदार होना, लक्ष्य है विश्राम को पाना, यानी सच्चाई को समझना। तो कार्यक्रम की कॉन्सेप्ट के लिए
क्यों जीने का उत्तर पाने की पीड़ा से हम एकत्रित होते हैं। उस स्थिति में कार्यक्रम की गहराई या उसकी सोच की गहराई अपने आप में एक सुखद स्थिति है। अब इसमें कैसे फर्क हो गया कि इसके पूर्व की स्थिति जहां केवल शब्द संवेदनाओं से हम संबंधी के होने की पहचान करते थे, अब जब हम क्यों जीना है इस उत्तर की पीड़ा से हम कार्यक्रम को सजाते हैं, तो फिर प्रत्येक संबंधी अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस पीड़ा के लिए प्रत्येक संबंधी उत्तर को पाने के लिए काम करता है, और वो जो काम करता है उससे निष्कर्ष निकलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उन निष्कर्षों को हम कहते हैं ये सच्चे निष्कर्ष है, जो क्यों जीने के उत्तर को पाने के लिए किए गए प्रामाणिक प्रयास से उत्तर आता है। इसको सामान्य भाषा में कुछ लोग जीवन अनुभव कहते हैं। तो ऐसे सच्चे जीवन अनुभव सुनने के लिए, समझने के लिए, जो हम एक दूसरे के कार्य व्यवहार को तालमेल बनाते हैं, ये सभी कार्यक्रमों में गण्य होता है। उदाहरण के लिए, जैसे ये सुबह हम लोग चर्चा करते, बात करते, देखते देखते देखिए कितना समय बीत गया और पता ही नहीं लगा कितना समय गया। फिर भी हम जुटे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्रामाणिक उत्तर चाहते, और ये उत्तर हमारे में कहीं काम कर रहा है, ये निष्कर्ष कहीं काम कर रहे हैं। जीवन में इच्छा विचार आशा में कहीं हलचल हो रही, और ये स्वाभाविक है कि ये केवल शब्द संवेदना से अधिक हलचल है। और इसमें बुद्धि को सही स्वीकार होने का रास्ता सुगम होने से, क्यों जीने के उत्तर मिलते रहने से जीवन में भाव का एहसास होने लगा। अब ऐसा यदि पूरे दिन का क्रम सजे, तो कार्य का क्रम सजे, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम की कड़ी में लक्ष्य निकलता रहे, और ये व्यक्ति को एक स्थिरता प्रदान करता है, निश्चयता प्रदान करता है। इसी को तात्विक भाषा में इन्हीं कार्यक्रमों को नीति कहते हैं। यानी हम प्रत्येक परिवार को निश्चित कार्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि सभी कार्यक्रम बुद्धि में सही स्वीकार हो जाए और हमें बोध हो जाए और हम सच्चाई में अनुभव कर सके, तृप्त हो सके, तो तृप्ति के लिए कार्यक्रम है। हम लोग वापस एक बार दोहराते, अभी के जितने कार्यक्रम हमारे हैं उन सभी कार्यक्रमों में यदि निष्कर्ष प्रस्तुत करने जाएं,
उसमें मतभेद दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति का मत अलग अलग दिखता है, मतों की साम्यता नहीं है। फिर कार्य व्यवहार कैसे खुलेंगे? इसलिए सभी के कार्य व्यवहार देखिए संकीर्ण हो गए, सिकुड़ गए, और प्रत्येक व्यक्ति एक लॉस्ट फीलिंग में है। लॉस्ट का मतलब है कि सब कुछ संग्रह सुविधा तो आ गया परिवार में, लेकिन जो भाव का पक्ष है उसमें दिवालियापन जैसा लगता है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भाव नहीं लगाया, बचपन से लेकर अभी तक हमने भाव पक्ष की एक्सरसाइज तो की, लगाया भी, लेकिन रिजल्ट, उस पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। क्या मिला, ये प्रश्न चिन्ह है। और इन प्रश्न चिन्हों को थोड़ा सा और हम फैलाकर विस्तार से देखते हैं तो मानव में, परिवार में और समाज में, तो मानव में कुंठा भर गया। कुंठा भरने का मतलब विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं होने का मतलब क्यों जीने का उत्तर नहीं मिल पाया। तो प्रत्येक मानव आज कुंठित नजर आता है। तो पैसा कमा रहे हैं, उतने से संवेदना हो रही, लेकिन उन संवेदनाओं के फीकापन या हल्कापन नजर आ रहा है। और ये हल्कापन इतना हो गया कि यही अपराध की तरफ चल दिया। अपनी जिंदगी की क्वालिटी घट गई, वो क्वालिटी नहीं आ रही है। एक समय था, बचपन का ऐसा याद आता है कि आई वॉज अ क्वालिटी पर्सन, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझको मेरी जिंदगी की ग्रिप छूटती जा रही है और मेरी क्वालिटी घटते जा रही है, क्योंकि निगेटिविटी आ रही काफी और उत्साह नहीं है। तब क्या समझ में आया कि इन प्रकार के कार्यक्रमों में हम सिकुड़ गए। क्या चीज सिकुड़ गया? दो चीज, व्यवहार सिकुड़ गए, कार्य सिकुड़ गया। तो व्यवहार तो सिकुड़ते सिकुड़ते लगभग बंद हो गए, औपचारिक हो गए, और कार्य कार्य की गुणवत्ता सिकुड़ गई, और हम धरती के साथ अपराध के लिए विवश हो गए। आज प्रत्येक कार्य, जो भी घर में पैसा आ रहा है, अगर गहराई से देखेंगे तो उस प्रत्येक पैसे में धरती का शोषण और उस शोषण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम यही नजर आ रहा है। तो जिस बड़ी व्यवस्था के हम एक कड़ी हैं, उस बड़ी व्यवस्था को ही यदि हम शोषण कर रहे, तो घर में संग्रह सुविधा तो आ गई, पर वो कार्य हुआ ऐसा तृप्ति नहीं है। और जो भी संबंध है, ये सभी इस प्रकार के कार्य के लिए संबंध है। तो फिर ये कौन सा कार्यक्रम हमें तृप्ति देगा? और जहां हम कुछ व्यवहार की कोशिश करते, उसमें, उन व्यवहारों में इतनी शंकाएं, इतने प्रश्न हैं। परिवार में ही ये सब देखने को मिल रहा है, और दूर की बहुत जरूरत नहीं है। परिवार में ही, तीनों पीढ़ियों में ही, जहां कार्य की कोई बात ही नहीं है,
केवल व्यवहार ही अपेक्षित है, ऐसे व्यवहारों में हम देखते हैं कि प्रत्येक 3 पीढ़ी में एक एक व्यक्ति का कार्यक्रम अलग अलग हो गया, और उन कार्यक्रमों में कोई व्यवहार संगतता नहीं है। व्यवहार संगत नहीं होने से उन कार्यक्रमों से जो निकलना होगा उभय तृप्ति, जिसको न्याय कह रहे हैं, और वो न्याय न्याय ही बुद्धि को स्वीकार होता है परिवार में, वो न्याय ना निकल पाने के कारण हम पीड़ित हैं। इसीलिए कार्यक्रमों का, मुझको लगता है, मानव कार्यक्रम विहीन नहीं है। हम आप सभी को गंभीरता से और अपने कार्यक्रम के बारे में प्रतिदिन मूल्यांकन करते रहना होगा। फल परिणाम तत्काल है। तो अब हम जैसे सोचने वाले, शुभ चाहने वाले, क्यों जीना है इसका उत्तर खोजने वाले, ऐसे उत्तरों की प्रामाणिकता रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण अपने कार्यक्रम के मूल्यांकन में अब अपने को काम करना होगा। क्योंकि प्रत्येक कार्यक्रम होना मतलब व्यवहार होना, मतलब व्यवहार का फल आ जाना। ऐसा नहीं कि फल बहुत दूर की कौड़ी है। तत्काल व्यवहार है, तत्काल फल है, तत्काल कार्य है, तत्काल फल है। क्योंकि जीवन में कंपनात्मक गति है, और कंपनात्मक गति का दो ही काम है, या तो समझता है या तो समझाता है। तो समझने समझाने में फल तत्काल है, और उन फलों का आकलन हमें होता रहे, होता भी है, परंतु ये फल हमने परंपरा पर छोड़ दिए हैं। यही है, कार्य करने में हम स्वतंत्र है, कर्म स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में परतंत्र है। बड़ा अच्छा पॉइंट आज आपने रेज किया। यदि हमें कार्यक्रम के बारे में जागरूकता हो जाता है, तो मेरे अनुसार हम ये जो फल परिणाम है, उन फल परिणामों को नियंत्रण में लेने की कोशिश पहले करेंगे। विहीन नहीं है। हम सभी योजनाएं करते तो हैं, परंतु उन योजनाओं का फल परिणाम क्या है, उसको हम अपनी शरीर यात्रा के बियॉन्ड देखना होगा। तो मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण यहाँ रखता हूं कि जैसे हमारी एक शरीर यात्रा है। उस शरीर यात्रा में हम कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। क्या हम सोच पाते हैं कि कल को हम नहीं रहेंगे तो कार्यक्रम कैसे होंगे? कम से कम 50 साल, 100 साल, आगे 200 साल, 500 साल, 1000 साल। पहले लगता था जब काल गणना नहीं होती थी तो हमें अंदाजा ही नहीं आया। आज इतिहास के रूप में हम सभी शिक्षित व्यक्ति हैं, इतिहास में टाइम लाइन पढ़ते हैं, इतना परेशान हो गए वो याद रखते रखते। 1500 का कभी 1600 होता है, एडी कहते हैं, ये क्या चीज है, ईसा पूर्व क्या है, अरे बाप रे। उसको करते करते पर इतना तो समझ में आया कि कोई टाइम लाइन है। आज हम सहज ही 1000 साल पहले का, 2000 साल पहले का, 5000 साल पहले का आकलन तो कर पाते। तर्क से इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसे अपने को जोड़ना है। मेरी शरीर यात्रा का क्या महत्व है? क्या इसका कोई लॉन्ग रेंज में प्रभाव है? मेरे बाद क्या मैं 500, 1000 साल का, 500 साल का सोच सकती हूँ क्या होगा, क्या कार्यक्रम होने होंगे? तब हमको समझ में आता है कि हाँ, ये हो सकता है
कि आने वाले प्रत्येक संतान को न्याय उपलब्ध हो, ऐसा कोई कार्यक्रम, तब हमको समझ में आता है कि इतने वर्षों बाद ये दर्शन आया है। अब ये दर्शन में न्याय क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। तब अब ये समझ में आता है कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट कैसे शिक्षा में मानवीकरण के रूप में आ जाए। क्योंकि हम सबको समझ में आ रहा है कि एक विषय वस्तु जब शिक्षा में दी जाती है, तब उसके कितने सारे डायमेंशंस अपने को सोचने होते हैं। उसका नाम है भाषा। आप स्वयं अंग्रेजी में पारंगत हैं, तो अंग्रेजी भाषा का अगर आपका अध्ययन है, तो एक भाव पक्ष विद्यार्थी को पहुंचाने के लिए कितने विविध प्रकार से भाषा को सजाना होता है। पत्र लेखन है, प्रवास वर्णन है, आत्मकथा है, अनेकों एंगल से, अनेकों दृष्टियों से क्यों जीने का उत्तर विद्यार्थी तक पहुंच पाना, ऐसा भाषा में काम करना, ये एक कार्यक्रम हो सकता है। तो शिक्षा के मानवीयकरण को जितने विस्तार से हम समझेंगे, उतना शिक्षा के प्रति निष्ठा हमारे में आएगा, और उस निष्ठा से हमारे क्षण क्षण के कार्यक्रम निश्चित होंगे। प्रत्येक कार्यक्रम में हाथ पैर चलाना आवश्यक नहीं। ये जो सोचने का वास्तविकता हमारे जीवन रूप में है, जिसमें कि इच्छा विचार आशा रूपी क्रियाएं हैं, उसमें कल्पनाशीलता है। ऐसी कल्पना में और प्रत्येक अपने कार्यक्रम को, यदि फल परिणामों को हम आकलन कर पाते हैं, तो फिर योजना का एक स्वरूप निकलेगा, और हम कह पाएंगे कि एक 400-500 साल का कार्यक्रम हम आप सभी को और क्रियान्वित करना है। तो दूर का दिखता है और फल परिणाम हम आकलित कर पाते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम के प्रति निष्ठा होना स्वाभाविक है। क्योंकि इन कार्यक्रमों का जो सर्वात सुखद सुंदर भाग है, वो है उसकी यूनिवर्सैलिटी। अब अब अपन सोचते हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम अपन करें, तो उसमें चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, इसको हम अब सकारात्मक लेने लगते हैं। अन्यथा क्या होगा, जैसा अभी आपने कहा, दो व्यक्ति उस पर कोई बात कर देते, तो उतने में अपना कार्यक्रम की श्रृंखला टूट गई। तो इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं में से प्रमुख प्रक्रिया है अभ्यास करना। अभ्यास किस लिए? उत्साहवर्धन होने के लिए। स्वाभाविक है, एक ही व्यक्ति यदि करता रहता है, तो एक व्यक्ति के लिए आज तो बहुत जटिल है, बहुत क्लिष्ट है। ऐसे 10, 5, 20, 25, 100, 200 यदि लोग काम करते हैं, तो फिर उनका धीरे धीरे ये जो संवेदना वाले कार्यक्रम है, उनसे मन निकलकर संज्ञानीयता के कार्यक्रम में और अपना मन लगने लगता है। इसलिए जो मेरा प्रस्ताव भी है कि साथ आकर दोनों दोनों मोड में, ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है, ऑन साइट मोड को अच्छे से सोचा जाए। अभी जैसे इन 10-15 दिनों में करीब 80-90 लोग 15 दिन की एक रिदमिक एक्सरसाइज की है, प्रत्यक्ष। और जिस प्रकार से सेटलिंग हो रही है, आज अंतिम दिन है, जिस प्रकार से सेटलिंग हो गया, जिस प्रकार से क्यों जीने के उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को, छोटे से बड़े तक,
निष्कर्ष रूप में पहुंच पाए, एक सभी में विश्वास जागरण तो होता हुआ नजर आया। अब प्रत्येक परिवार अपने अपने घर लौटेंगे तो उनके पास साल भर अगले वर्ष मिलने तक का एक भरा पूरा कार्यक्रम, उसकी योजना, उसकी श्रृंखला सबके हाथ में है। सो एवरीबडी इज फुल विद बास्केट, बास्केट फुल है। तो अब क्या होगा? तो फिर ये सोच रहे हैं कि हाँ, महीने में एक बार ऑनलाइन आकर प्रत्येक परिवार अपनी प्रगति को शेयर करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेगा। कल तो बच्चों ने भी कुछ ग्रुप बनाए, कुछ सीनियर बच्चे आ रहे हैं इसमें, लगातार 2-3 वर्ष से कुछ बच्चे आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि हम यहाँ 6वीं 7वीं के बच्चों को हम ऑनलाइन आएंगे, दूर से नहीं आ सकते। तो हुआ क्या? धीरे 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 कल्पना में ये जो संवेदनाओं से सुखी होने का निकलकर उपकार से हम सुखी हो सकते हैं, ये बचपन से ही आया। और उसको माता पिता अनुमोदन करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, तो परिवार में एक उपकार का कार्यक्रम लग गया। तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि अगर ऐसे बच्चे बचपन से ही उपकारी हो जाएंगे तो भविष्य में हम जैसे स्थिति में आकर उनको कार्यक्रम की पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उनके पास एक सार्थक कार्यक्रम होगा। ऐसे ही हमारी स्थितियां भिन्न है, आयु और जो परिस्थिति का जो एक दबाव है, फिर भी मैं कहूंगा कि साल में कम से कम 2 बार 10 दिन के लिए एकत्रित आना और शिक्षा के मानवीयकरण के अर्थ में अपनी कल्पना को सजाना, इतना मात्र होने से अनेकों प्रकार के मुद्दे और करने लायक तो भरपूर है, परंतु उसमें उसकी बारीकियां हैं, क्योंकि उसमें व्यवहार का तालमेल है, उसमें रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होता है। तब तब ये होगा कि ये संबंध ही पूर्णता के अर्थ में है। तब फिर उसमें ब्लड रिलेशन वाला भाग गौण हो जाएगा और जीवन जीवन संबंध वाला भाग कनेक्ट होगा, जिसको हम अपना पराया की दीवाल से मुक्त स्थिति हम अनुभव कर पाएंगे। तो कार्यक्रम का प्रधान भाग है सोचना, ये प्रधान भाग है। सोचने के लिए समय, जो सोचा है उसको व्यवहार में लाने के लिए समय। बस मैं तो सोचता हूं, यदि प्रौढ़ व्यक्ति हैं, अभी घर में पैसा कहाँ से आए इसकी तो कोई चिंता है नहीं, सारा कर दिया है व्यवस्था। अब आइडिया क्या चीज का होगा? केवल सोचना और व्यवहार, ये दो मुद्दों का यदि कार्यक्रम सज गया तो मैं सोचता हूं ये सार्थक कार्यक्रम होगा। शिक्षा के मानवीकरण में अब अपना रोल महत्वपूर्ण है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं कि अभी प्रत्येक घर में छोटे बच्चे हैं। सचमुच 0 से 7 ईयर का जब थोड़ा सा मेरा ध्यान गया तो हमारी मिस हैंडलिंग है बच्चों के साथ, बहुत रफ है। कैसे बाल मन को, यही क्यों जीने के उत्तर कैसे बाल मन को हम पहुंचा पाए, क्या उसकी कोई टेक्निक हो सकती है? ऐसे टेक्निक के लिए 2 दिन बाद देश भर से लगभग 50 बहनें आ रही हैं और ये इस कार्यक्रम को सजा रहे, क्योंकि प्रत्येक घर में बच्चे हैं। बच्चों का अब एक उदाहरण है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए खिलौने चाहिए। अभी पैसा है तो हम प्लास्टिक के खिलौने ले आते हैं और सभी लोगों ने कहा ये प्लास्टिक के खिलौने बच्चे मुंह में भी डालते हैं। अभी तो प्लास्टिक
कण कण से अपने शरीर में भी जा रहा है। मतलब कितने प्रकार से इस शरीर में क्या क्या हो रहा है। तब जो बच्चे, जो ट्रेनिंग देने के लिए बहनें आ रही हैं, उनने तोड़ निकाला कि जो कॉटन के कपड़े हैं वो मुलायम होते हैं बच्चों के स्पर्श के लिए, ऐसे कॉटन के कपड़ों के खिलौने बनाएंगे। अब जब उसकी क्वालिटी देखेंगे तो वो किसी ब्रांडेड जो कंपनियां होती हैं कपड़ों का बनाने वाली, उससे कम में वो स्किल नहीं है। तो अब सोचिए, यदि वो छोटे छोटे खिलौने बनाने के लिए कितना सारा समय लगता होगा, तो वो जो बारीकियां हैं और उसमें प्रत्येक सुई के धागे में पिरोते समय उस बच्चे का चित्र वो करने वाले के मानसिकता में रहेगा, और उसके रूप में अपनी एक सार्थकता जब समझ में आती है, तो कैसे हम बाजार जा करके और पैसे भी बर्बाद और घर में जहर लेके आ रहे। तो अनेकों प्रकार के खिलौने उन लोगों ने डेवलप किए। ये कल्पनाशीलता में जो सृजनशीलता है, यही जो क्यों जीने का उत्तर में उनको मिल गया, एक पर्पस मिल गया। तो आज 20 वर्ष हो गए, वो लोग काम करे, और 20 वर्ष का जो मथा हुआ निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष सहज सुखद रूप में इन सभी बहनों को मिलेगा, और अपने अपने घर में छोटे बच्चों के साथ एक कार्यक्रम सजेगा। अन्यथा बेबी सिटिंग देखिए ना कितना भद्दा है। तरह तरह के पेट में लटकाने वाले, छाती में लटकाने वाले बैग, और उस बैग में रखा हुआ वो छोटा नन्हा मुन्ना मानव, किसको पता है इसकी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता में क्या हो रहा हो। केवल शो पीस छोटा बेबी। ये जीवन है, ये समझने के लिए आया है, ये कहाँ कल्पना है। और ऊपर से सब आवेश। तो जितने कपल देखते हैं इन बच्चों के, इन जो भी यंगस्टर है, देखिए कोई कार्यक्रम है क्या उनके पास? ना तो भाषा है, ना भाव है, ना भंगिमा है, ना मुद्रा है, ना अंगार है, बस केवल वो गाड़ियां हैं, और वो बाबा गाड़ी है, चलने का भी तरीका नहीं। इस प्रकार से प्रत्येक घर में छोटे बच्चे के लिए कार्यक्रम सज सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि अपने तमाम स्वास्थ्यगत कारणों को दूर रखते हुए अपने ही समूह की सुमन दीदी, रावत सुमन दीदी, बाला, और तो नाम मुझे याद नहीं है, पर ये खुशहाली की बात है कि अपनी आयु, अपना स्वास्थ्य दूर रखते हुए इस प्रकार की पुनः एक बार अपने में उत्साह जगाकर ये काम करना होगा। आयु को किनारे रखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम सजाते हैं, तो अगर 0 से 7 साल के बच्चे में बताते हैं 11 साल तक संस्कार है, तो अगर ऐसा संस्कार घर घर में होने लगेगा ये कार्यक्रम, तो छोटे बच्चे हम सबके लिए कार्यक्रम का तृप्ति बिंदु है। अभी अंत में एक छोटा सा उदाहरण, यही एक छोटी सी बिटिया है, सचिन भाई की ज्ञानदा, 2 साल की है। अब यहाँ लगभग 40-50 बच्चों के हाथ से उसका खेलना हो गया, 40-50 व्यक्तियों को देखना हो गया। तो जिस प्रकार से उसका लालन पालन होगा ऐसे वातावरणों में, ये एक कार्यक्रम। तो इस प्रकार कार्यक्रम से लक्ष्य, और लक्ष्य से कारण निकल करके आता है। कारण का मतलब है सह अस्तित्व। तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम की कॉन्सेप्ट हम सबको व्यवस्थित तय करके और शेष शरीर यात्रा
तो कार्यक्रम प्रवृत्ति अब संवेदना से निकलकर संज्ञानीयता के लिए कार्यक्रम की प्रवृत्ति हो, और ऐसी प्रवृत्तियों के लिए ही दरअसल में इन मूल्यों की शिक्षा है, क्योंकि भाव है तो कार्यक्रम है। जैसे हमारे में ममता भाव है तो उदारता का कार्यक्रम बनेगा, हमारे में वात्सल्य भाव है तो सहजता का कार्यक्रम बनेगा, हमारे में विश्वास भाव है तो सौजन्यता का कार्यक्रम बनेगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया, क्योंकि कार्यक्रमों की रचना ही तो हमारा पहला संकट है, या हमारे पास सार्थक कार्यक्रम नहीं है। आशा करते हैं इन चर्चाओं से प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्यक्रम मिलेगा, क्योंकि मूल मुद्दा है मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। और ऐसा कार्यक्रम जहां मेरी उपयोगिता समाहित हो जाए, समर्पित हो जाए, ऐसा तृप्तिदायक कार्यक्रम जिससे उत्तर मिल पाए कि मैं क्यों जी रही हूँ, क्यों जी रहा हूँ, और इन उत्तरों की सार्वभौमिकता हम अनुभव कर पाए। यही हम सबकी आज के दिन की एक सुखद मंगल प्रेरणा। इस प्रेरणा के साथ हम आज का यह सत्र पूरा करते हैं। अगले हफ्ते आगे और जो 3 मूल्य शेष है उनकी चर्चा करेंगे। फिर भी सोचते रहे इन 2 दिनों में, 3 दिनों में कार्यक्रमों के बारे में, और आगे हम चर्चा में फिर से एकत्रित होंगे अगले सोमवार को। शायद आज शुक्रवार है, हम सोमवार को पुनः मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।